हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जेके 21। तो फ्रेंड्स, फाइनली अगला क्लास लेके आ चुका हूँ आप लोगों के बीच। फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप सभी लोग अपनी तैयारी को धार दे रहे हैं और ज़रूरी भी है, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम आप सबको पता है जनवरी में होने जा रहा है। तो अभी भी लगभग 50 दिन आपके पास है और ये टाइम कम नहीं है। इसमें बहुत अच्छे से अपने आप को तैयार करिए और ज़रूरी भी है ना। तो मैं आपको बता दूं, आज हम लोग जो है प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको जो कंप्लीट करवा चुका हूं, तो देखो भाई, इन्वायरमेंट में पूरा करवा दिया हूं। दूसरा सब्जेक्ट आप लोग का था इंडियन ज्योग्राफी, ये भी पूरा हो गया है। और आज जो है आप सबको पता है कि एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। तो एंशिएंट हिस्ट्री में मैं फ्रेंड्स आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दे चुका हूँ। आज तीसरा पार्ट अपलोड हो जाएगा, उसके बाद इसका मास्टर वीडियो भी मिल जाएगा, एक साथ में मर्ज करके दे दूंगा। ठीक है। उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री आएगा, मॉडर्न हिस्ट्री आएगा, उसके बाद साइंस का सीरीज शुरू हो जाएगा, है ना। और बुकलेट ऑलरेडी मैं आपको शॉर्ट नोट्स का भी, पीवाईक्यूज का भी आपके बैच में दे चुका हूँ, तो आप लोग समझ ही रहे हैं। ठीक है। चलिए थोड़ा सा फास्ट में करते हैं, इधर उधर की बात बिल्कुल नहीं करना है। करंट अफेयर्स मैं बार बार कह रहा हूँ भाई, करंट अफेयर्स मैं आपको यूट्यूब पे करवा रहा हूँ अभी, क्योंकि डिटेल में आपको करना है, सिलेक्शन लेना है। तो 2 मंथ्स का, अक्टूबर और नवंबर, अक्टूबर 2025 का मैं बात कर रहा हूँ और नवंबर 2025 का वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, डिटेल वाला भी, है ना। एक तो शॉर्ट नोट्स का वो तो कर ही दिया हूँ, अगस्त तक का शायद होगा, है ना। ये डिटेल नोट्स है, इसे कंप्लीट करिए। और बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, ये वीडियो का लेंथ है हार्डली जो है 1 सवा घंटा का वीडियो है, और बहुत ही उम्दा तरीके से उसमें करवाया गया है, और उसका नोट्स ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करवा दिया गया, तो उसको जरूर करिएगा, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा एग्जाम में। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग कौन कौन से सेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। देखो, पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, है ना, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म, हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य वंश, ये सब पढ़ लिए हैं बहुत अच्छे से। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा होगा तो आप मॉक टेस्ट लगा के देखिएगा भाई, आपके 99% सेक्शन कंप्लीट हो गया होगा। मैं पुनः कर रहा हूँ, मैं आपको जो नोट्स दिया हूँ वो भी आपको रीड करना है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होता है। उतना करने के बाद 99.99 बोल रहा हूँ, है ना, 0.11% तो आप स्किप कर ही सकते हो। इतना कंप्लीट कर लेते तो एग्जाम कहाँ से रुकेगा। आज मैं आपको जो कंप्लीट करवाने वाला हूँ इसी वीडियो में, यहाँ से शुंग वन से लेके और कंप्लीट यहाँ तक कंप्लीट आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे ये सारे टॉपिक। तो आइए 1 to 1 चर्चा करते हैं। क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं भाई, आपको क्या करना है। क्योंकि मौर्योत्तर काल, आपके पास नोट्स है ये, है ना, ये नोट्स है, तो आपको क्या करना है, मौर्योत्तर काल को पढ़ लेना है सरसरी निगाहों से। मौर्योत्तर काल जब हम लोग पढ़ते हैं तो आप सबको पता है कि मौर्य काल का पतन होता है, मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बृहद्रथ को जो है आप सबको पता है हत्या कर दिया जाता है पुष्यमित्र के द्वारा, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। और मौर्य वंश जहाँ पर था जिस क्षेत्र में, तो वहाँ पे अब जो है शुंग वंश का स्थापना हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, शुंग वंश, आंध्र सातवाहन वंश, वकाटक और चेदी वंश को पढ़ना है ना। उसके बाद विदेशी लोग भी आए थे प्राचीन काल में भी भारत में, तो आपको आप यहाँ पे जो करना है, तो हिंदू, यमन, शक, पल्लव, कुषाण के बारे में पढ़ना है, जो कि अच्छे से आपको ये ऑलरेडी नोट्स है। तो पहले क्या करना है, वीडियो को एक बार देख लेना है ना। बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं होता है, 30 से 35 मिनट का वीडियो होता है, और उस वीडियो में पूरा एक कंप्लीट टॉपिक कवर करवाया गया है, डायग्रामिकली, पिक्टोरियल फॉर्म में सारी चीज़ें, तो उसको कर लेना है। ठीक है। हालांकि यहाँ पे मैं अभी जो आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो साथ में भी सारी चीज़ें 1 to 1 करवाते जाऊँगा। वीडियो को सिर्फ आप शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा ना, क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा आपके पेपर में। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है जरा सा देखिएगा। तो कह रहा है कि शुंग वंश का शासन के बाद, शुंग वंश के शासन के बाद किस वंश ने शासन किया। तो बिल्कुल आप सभी लोग इसका आंसर जो दे रहे हैं वो सही, बिल्कुल सही है। शुंग वंश के बाद जो है कण्व वंश के शासन होता है। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, कहानी समझ लीजिएगा, उसके बाद डायग्राम पे भी लेके चलूँगा। तो देखो भाई, शुंग वंश का जो स्थापना करता है ना, शुंग वंश का जो स्थापना करता है वो करता है पुष्यमित्र शुंग, है ना, पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया जाता है। और पुष्यमित्र शुंग ने, है ना, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश का जो स्थापना करता है, तो वो कहाँ पे करता है, तो भाई खासतौर पे जो पटना, प्रेजेंट टाइम में जो पटना है उस एरिया, और खासतौर पे वो पूरा इलाका, और साथ में महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र था वो वहाँ तक फैला हुआ था, उस क्षेत्र में अपने शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से ये चलाया था, है ना। और मौर्य वंश के अंतिम जो सम्राट होता है जिसका नाम था बृहद्रथ, तो उसका हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश वाला क्षेत्र पे, जहाँ पे मौर्य वंश चल रहा था, वहाँ पे शुंग वंश का स्थापना कर देता है। अब शुंग वंश के बाद कौन आएगा, तो कण्व वंश आएगा। तो कण्व वंश की बात कर लूँ तो देखो भाई, यहाँ पे पुष्यमित्र शुंग जहाँ पे शासन व्यवस्था को चला रहे थे, तो उनका भी अंतिम शासक होगा जिसका नाम था देवभूति, है ना, अंतिम बादशाह था, इसका नाम बादशाह नहीं कहूँगा, अगला जो शासक था देवभूति, इसका अंतिम था देवभूति।
देवभूति के जो है कह सकते हो मंत्री थे, इनका नाम था वासुदेव। वासुदेव क्या करता है, देवभूति को हत्या करके, और वासुदेव इस क्षेत्र पर जो है अब मगध वाला क्षेत्र पर कौन सा वंश का, तो आप कहेंगे कण्व वंश का स्थापना कर लेता है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बनता है। दोबारा सुनिए, शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर, उनके मंत्री था वासुदेव। वासुदेव क्या करते हैं, तो कण्व वंश का स्थापना कर देता है। शुंग वंश का स्थापना किसने किया था, तो पुष्यमित्र शुंग ने, अभी आपने देखा। शुंग वंश की प्रमुख जो राजधानी थी, ये पूछता है बहुत, शुंग वंश की प्रमुख राजधानी वो विदिशा और पाटलिपुत्र दोनों था, विदिशा और पाटलिपुत्र। तो ये ध्यान रखिएगा। तो कई बार ना आपको कड़म में सजाने के लिए दिया जाता है, तो जरा सा देख लीजिएगा एक बार, मैं सरसरी निगाहों से यहीं भी समझा देता हूँ। देखो, मौर्योत्तर काल जो शुरू होता है, मौर्य काल के पतन के बाद, आपको मैं अभी बता दिया हूँ, तब ये मौर्य साम्राज्य का जो पतन होता है, तो कहीं ना कहीं खास तौर पे जो है ना, आप यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे देख लीजिएगा। तो इस क्षेत्र में ये जो आप देख पा रहे हो, यहाँ पे बिहार वाला जो क्षेत्र था ये, और खासतौर पे ये महाराष्ट्र का भी क्षेत्र शामिल था इस वाला क्षेत्र में। अब क्या करेगा, यहाँ के जो देशी ब्राह्मण थे वो भी अपने शासन व्यवस्था को चलाएगा, और विदेशी आक्रमण भी यहाँ पे इधर से होगा, ठीक है ना। तो जब मौर्य वंश का पतन होता है, तो विदेशी आक्रमणकारी जो आक्रमण करते हैं भारत के क्षेत्र पर, भारत वाला क्षेत्र पर शासन व्यवस्था चलाने के लिए, इसमें हिंद यवन आता है, शक आता है, पल्लव आता है, कुषाण आता है। इसके बारे में चर्चा करेंगे, मैं लिख भी दिया हूँ। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत तथा मध्य भारत क्षेत्र से ये लोग आया था, तो ये विदेशी लोग थे, कह सकते हो, प्राचीन काल में भी आए थे। देशी ब्राह्मण जो था, इसमें कौन कौन सा था, तो इन्होंने इसी क्षेत्र में अपने शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएगा, है ना। और ये मैंने बोला ना कि कुछ महाराष्ट्र का क्षेत्र भी इसमें शामिल था। तो इसमें शुंग वंश आता है, आंध्र सातवाहन वंश आता है, वकाटक आता है, चेदी वंश आता है, और कण्व वंश भी आता है। तो यहाँ पे जरा सा देख लीजिए ना, है ना। तो मैंने मेंशन भी कर दिया हूँ कि भाई देशी ब्राह्मण राज जो है शुरू होता है मौर्य वंश के पतन के बाद, पाटलिपुत्र वाला और जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र था वहाँ पे। इसमें शुंग वंश आता है, इनके संस्थापक कौन होता है, पुष्यमित्र शुंग। उसके बाद कण्व वंश आता है, ये कर्म में सजाने के लिए दे दिया जाता है, तो है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सातवाहन वंश आता है, उसके बाद यहाँ पे वकाटक वंश आता है। तो कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव। वासुदेव कौन था, तो ये पुष्यमित्र शुंग की बात करो ना, पुष्यमित्र शुंग इनके अंतिम शासक थे, शुंग वंश का अंतिम शासक थे देवभूति, है ना। देवभूति का ये क्या था भाई, तो मंत्री था वासुदेव। तो ये क्या कर दिया, उसे हत्या करके, और उस क्षेत्र में, है ना, अभी मैं आपको बताया ना कि भाई पाटलिपुत्र और महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में कण्व वंश का स्थापना कर लेता है। तो इतना ध्यान रखना। और मैं पुनः कर रहा हूँ, देखो शुंग वंश को अच्छे से पढ़ना है एक बार। तो कई बार प्रश्न पूछ लेता है जो शुंग वंश था ये कौन था, तो भाई ये उज्जैन, आपको पता होगा ना, उज्जैन के देखा जाए तो ब्राह्मण जाति के ये लोग थे। पुष्यमित्र शुंग की बात कर लो, तो शुंग वंश में पुष्यमित्र तो इनके संस्थापक है, उसके बाद अग्निमित्र आता है, उसके बाद वासुमित्र आता है, उसके बाद आपको पता है कि ये भागभद्र आता है, और उसके बाद देवभूति आता है। तो ये पहला और ये वाला तो आपको ध्यान रखना ही चाहिए। पुष्यमित्र शुंग के बारे में, मतलब पुष्यमित्र शुंग के बारे में एक बार तो ससरी निगाहों से देख लीजिएगा। उसके प्रमुख जो है कार्य, ये बहुत पूछता है पुष्यमित्र शुंग से। तो देखो पुष्यमित्र शुंग ना 2 बार जो है अश्वमेध यज्ञ करवाया था, और इनके जो पुरोहित थे जिनका नाम था पतंजलि, यहाँ से बहुत प्रश्न पूछता है। और ये जो पुष्यमित्र शुंग थे, आपको पता होना चाहिए, ये हिंद यूनानी शासक जिसका नाम था मिनांडर, उनको हराया था। और ये सतना में आप देखेंगे तो भरूत स्तूप का भी यही निर्माण करवाया था। बहुत पूछता है, वैदिक धर्म और संस्कृति को पुनः उत्थान करने का जो श्रेय दिया जाता है तो पुष्यमित्र शुंग को ही दिया जाता है। एक प्रश्न और पूछता है कि सांची का स्तूप आप सबको पता है, उसमें वेदिका जो रेलिंग है उनका पुनर्निर्माण करवाया था, जो कि लकड़ी के स्थान पर ये पत्थर का बनवाया था इसमें, है ना। उसके बाद यहाँ पे अन्य जो है शुंग वंश के शासक होता है, जैसे एक बार थोड़ा सा सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा। देवभूति को थोड़ा सा पढ़ना है, क्योंकि शुंग वंश का ये अंतिम शासक होता है, और ये 73 BC में, है ना, ये 73 है, 73 BC। तो 73 BC में ईसा पूर्व में वासुदेव ने हत्या करके, और यहाँ पे क्या करता है, तो शुंग वंश पे कण्व वंश का स्थापना कर देता है, ठीक है। अब यहाँ से कण्व वंश चलेगा, देख सकते हो डायग्राम पे भी आप, यहाँ पे ना ये बिहार के पटना वाला क्षेत्र है, और ये कुछ और यहाँ तक महाराष्ट्र का भी कुछ हिस्सा था, ये भी मैं आपको बताऊँ, उनमें पे इस क्षेत्र में अपने शासन व्यवस्था को ये चला। और कण्व वंश का जो अंतिम शासक होता है इसका नाम था सुशर्मा, है ना, सुशर्मा, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, ये जो कण्व वंश का टाइम पीरियड था ये 75 से BC, है ना, 75, है ना, ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक, है ना, BC तक इसका शासन व्यवस्था। उसके बाद यहाँ पे सातवाहन वंश आ जाता है ना, जिसका जो टाइम पीरियड था ये 30 ईसा पूर्व से 25 ईसा पूर्व तक। तो यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछ लेता है, तो ये एक बार सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा, है ना। तो प्रश्न डायरेक्टली पूछ लिया कि शुंग राज्य के संस्थापक कौन है, तो आप कहेंगे सर अभी तो आपने बताया कि ये शुंग वंश अपना शासन व्यवस्था को किस क्षेत्र में चला रहा था, इस वाला क्षेत्र में, है ना, मगध और कुछ महाराष्ट्र का एरिया इसमें शामिल था, है ना। तो कौन हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। चलिए, ये भी ऑलरेडी दरोगा के एग्जाम में पूछा गया है।
योग दर्शन के संस्थापक कौन है? तो अभी आपको मैं बताया हूँ ना कि भाई पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित था, जिसका नाम था क्या? पतंजलि ना। अभी आपने देखा ना, तो पतंजलि राइट आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न बहुत पूछता है, और इस क्वेश्चन को, ये जो मैं आपको बोला हूँ, इसे भी आप माइंड पे जरूर रखिएगा कि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, जिसने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करने के पश्चात, अब ये कब फिर, तो ये मौर्य वंश की जगह पे कब, तो ये भी डेट पूछता है। तो 185 ईसा पूर्व में, है ना, ईसा पूर्व में बीसी में नए राजवंश का, मतलब कि शुंग वंश का स्थापना करता है और अपनी राजधानी विदिशा स्थापित करता है। ये जानकारी कहाँ पर मिलता है? तो भरहूत स्तूप है लेख, मध्य प्रदेश में अभिलेख, वहाँ पे इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। और भरहूत स्तूप का ये निर्माण भी करवाया था। और इस वंश का अंतिम शासक जो शुंग वंश है, इसका अंतिम शासक कौन होगा? तो अभी आपने देखा ना, अंतिम कौन हो जाएगा? तो आप ये सर देवभूति, है ना, ये भी पूछ लेता है, देवभूति हो जाएगा। तो बस इतना ध्यान रखिएगा ना, काम हो जाएगा। चलिए, ये तो आपने देख ही लिया। योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि है, जिन्होंने योग सूत्र नामक ग्रंथ, अच्छा पतंजलि कौन सा ग्रंथ को लिखा है, ये भी अगर पूछा जाए तो ये ध्यान रखना, इन्होंने योग सूत्र, ये ध्यान रख लीजिएगा, योग सूत्र नामक जो है ग्रंथ की रचना की। और अच्छा, एक प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई अगर घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जाए तो प्रेजेंट टाइम में अभी योग दिवस के रूप में प्रत्येक साल जो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में, तो 21 जून को जो मनाया जाता है ना, वर्तमान में यूएनओ द्वारा जो है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में जो मनाया जाता है भाई, पूरे विश्व में मनाया जाता है ना, विश्व योग दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में, तो यही 21 जून को मनाया जाता है ना। उसका प्रणेता कौन है? पतंजलि है। तो देखो, ये 16 में प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या हुआ था ना कि थोड़ा सा टाइपिंग में मिस हो गया है, इसलिए मैं मेंशन करता हूँ। तो अब जो है बाह्य आक्रमणकारी जो थे कौन कौन सा, हिंदू, यवन, शक, पल्लव और कुषाण के से संबंधित जो है क्वेश्चन पूछा गया है, उसको देखते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से चरक किस वंश से संबंधित है? चरक के बारे में बात कर रहा है। चरक बता सकते हैं ना आप लोग? बिल्कुल, ये कुषाण वंश से संबंधित है चरक। देखो, चरक कुषाण वंश के शासक कनिष्क का नाम सुना है ना भाई, अभी मैं बताऊंगा। तो निम्नलिखित में से चरक के बारे में पूछा था, तो चरक जो है कुषाण, ध्यान रखिएगा, कुषाण वंश के शासक, जिसका नाम क्या था भाई? कनिष्क नाम है भाई, कनिष्क के राजवैद्य था, है ना। ये भी पूछता है, बहुत पूछता है, पूछता ही नहीं, राजवैद्य था कौन? तो ये चरक किसका था? तो कुषाण वंश के शासक कनिष्क के राजवैद्य था कौन? चरक। ध्यान रखिएगा, आज के बाद गलती मत करिएगा। चरक ने ही चरक संहिता की रचना की। चरक के द्वारा क्या किया गया है भाई? तो इन्होंने चरक संहिता की रचना किया, चरक ने ही। आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध, ये चरक संहिता आयुर्वेद विज्ञान से संबंधित है। और कुषाण वंश की स्थापना की मैं बात कर लूँ, कुषाण वंश की स्थापना की बात कर लूँ, तो वो कौन करता है? तो कुजूल कडफिसेस। कुषाण वंश की स्थापना कौन करता है? तो कुजूल कडफिसेस, है ना, कुजल या कुजूल रहता है, कडफिसेस ने किया था भाई। थोड़ा सा आप लोग ना सातवाहन वंश को भी पढ़ लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। सातवाहन वंश में शिमुक के बारे में आपको पढ़ना है, बहुत पूछता है इससे यहाँ से क्वेश्चन। और किस क्षेत्र में शासन व्यवस्था को चलाया था? तो यहाँ पे आपको तस्वीर में भी दिख रहा होगा, है ना, इस वाला क्षेत्र में, ये चूंकि ये विदेशी लोग थे, अभी मैं आपको बताया ना, जो भारतीय ब्राह्मण थे, ये इस क्षेत्र में अपने शासन व्यवस्था को चलाया, अभी आपने देखा, है ना। तो ये प्रश्न घुमा फिरा के पूछता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें भी ये टॉपिक जो पढ़ाया हूँ लगभग 30 से 35 मिनट में बैच में आपको, तो इसे एक बार वीडियो को देख लीजिएगा भाई, सारी चीज़ आपके माइंड में सेट हो जाएगा डायग्रामिकली, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे गौतमी पुत्र साथ करने से प्रश्न कई बार पूछता है, तो ये भी, और देखो ये सब मैं आपको डायग्रामिकली पढ़ा दिया हूँ, तो एक बार देखिएगा, मैं बार बार ये चीज़ क्यों कह रहा हूँ, तो आपको समझ में आएगा। वाकाटक वंश को देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है चेदी वंश है, और यहाँ पे जो है आप लोग का भारत के यवन शासक है ना, जो कि भारत पर विदेशी आक्रमण हुआ था प्राचीन काल में, तो हिंद, यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण। तो कुषाण से ये भी क्वेश्चन पूछा था। देखो भाई, ये कुषाण वंश की मैं बात कर लूँ, अगर मैप पे आप देखोगे थोड़ा सा, तो कुछ इस तरीके से अपने शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया था, है ना। यहाँ पे देख सकते हो कुषाण वंश। तो कुषाण वंश आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, कुषाण वंश को यूची या तोखरी वंश के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। कुषाण वंश के जो संस्थापक थे, इसका नाम था भाई कुजूल कडफिसेस, अभी मैं आपको बताया हूँ। इन्होंने अपना राजधानी कुषाण वंश, ये कुजूल कडफिसेस जो है, ये तांबे के सिक्के जारी किए थे, और इन्होंने अपना राजधानी फिरोजपुर या पेशावर, जो कि आप सबको पता है कितना इंपॉर्टेंट है, उस क्षेत्र में बनाया था। मथुरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, है ना। और कुषाण वंश के जो सबसे प्रतापी जो शासक था, कनिष्क था। इसी कनिष्क से क्वेश्चन पूछा गया था। राज्याभिषेक इन्होंने 78 AD में करवाया था, और इसी के समय में जो है शक संवत प्रारंभ हुआ था। तो भारत का औपचारिक जो संवत है, शक संवत, यहीं से शुरू हुआ था। इन उपाधि जो इन्होंने मिला था देवपुत्र का, बहुत पूछता है। और यही कनिष्क, आप कनिष्क देख रहे हो ना, बौद्ध धर्म का जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था कुंडलवन कश्मीर में, यहीं पे हुआ था, इसके समय में ही हुआ था। बौद्ध धर्म का जो विभाजन हुआ था महायान और हीनयान में,
तो ये कनिष्क के समय में ही हुआ था। ये मूर्ति कला शैली बहुत पूछता है, ये गंधार कला और मथुरा कला, इसमें कुषाण का बहुत बड़ा योगदान है। इस बार एक बार देख लीजिए। और यहाँ पे इसके बारे में कनिष्क के समय जो है इसके विद्वान थे चरक, जो कि राजवैद्य थे, इन्होंने चरक संहिता लिखा था। ये सब कुछ मेंशन कर दे हूँ सारे फैक्ट्स। तो आप एक बार, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये वीडियो जरूर देखिएगा, डायरेक्टली नोट्स पढ़िएगा नहीं समझ में आएगा। हाँ, जो एक दो बार वीडियो देख लिए हैं उसके बाद नोट्स पढ़ेंगे तो फिर आपको सारी चीज़ें समझ में आएगा, क्योंकि नोट्स में शॉर्ट फॉर्म में चीज़ों को लिखा गया है ना। तो इस तरीके से आप इसे रिवीजन कर लें। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा मैं आप भगाता हूँ। कह रहा है कि चीनी जनरल पान चाओ ने किस कुषाण शासक को हराया था। बहुत पूछता है क्वेश्चन, और बिल्कुल जो लोग कनिष्क टिक कर रहे हो, बिल्कुल ये कनिष्क राइट आंसर होगा। ये कनिष्क के बारे में पढ़ेंगे तो फिर आपको पता लगेगा, ठीक है ना। तो कनिष्क की बात करो तो कुषाण वंश के शासक था, जिसे चीनी जनरल जिनका नाम था पान चाओ ने पराजित किया था। कनिष्क के शासनकाल के दौरान कश्मीर में चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ था। अभी मैं आपको बताऊँ ना, देखो ये क्वेश्चन ऑलरेडी दरोगा के एग्जाम में पूछा गया है ना, ऐसा नहीं कि नहीं प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस शासक के जो है काल में या काल से संबंधित था, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपको माइंड रखना है। किसके बारे में, चरक के बारे में बात कर रहा है, तो आराम से आप बता सकते हो भाई चरक कौन था। तो आप कहेंगे सर सी कनिष्क के समय से संबंधित था। देखो ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा गया, तो घुमा फिरा के बहुत पूछता है ना, ध्यान रखिएगा। कनिष्क राजा थे भाई कौन से वंश का, तो कुषाण वंश का। कनिष्क राजा था ना भाई कुषाण वंश का। तो कनिष्क जो है कुषाण वंश के महानतम शासक था। इसके साम्राज्य की राजधानी फिरोजपुर, जो वर्तमान में पेशावर है, वहाँ पे था। कनिष्क को कुषाण वंश का तीसरा शासक माना जाता है। कनिष्क की मुद्राओं पर भारतीय, हिंदू, यूनानी, ईरानी, भारतीय देवी देवताओं का चित्र अंकन मिलता है। तो इससे पता चलता है कि भाई प्राचीन भारत पर भी विदेशी आक्रमणकारी भी आक्रमण किया था और अपने शासन व्यवस्था को चलाया था, है ना। और कहा जाता है कुषाण के बारे में धार्मिक सहिष्णुता का पता चलता है इसी कारण से, क्योंकि हिंद, यूनानी, ईरानी सब देवता का उनकी मुद्रा पर तस्वीर अंकित है ना। शक संवत 78 ईस्वी में यही इसी के समय से शुरू होता है। तो देखो ये ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था, तो आप जरा सा देख लीजिएगा। तो आप एक कनिष्क के समय जम्मू कश्मीर में हुआ था ना। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था भाई कहाँ पे, तो कश्मीर में हुआ था। देखो ये प्रश्न पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी, मैंने आपको बताया ना कि फिरोजपुर जो प्रेजेंट टाइम में पेशावर है, आपको पता होना चाहिए, तो वो वहाँ पर अपने राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि शक काल कब आरंभ होता है, शक संवत ये पूछा है। तो भाई कब से हुआ था, आप कहिएगा कुषाण के समय में से लागू हुआ था शक संवत, है ना, अभी आपको मैं बताया ना। तो देखो ये भी प्रश्न पूछ लिया गया है। तो 78 ईस्वी से शुरू हुआ ना, 78 ईस्वी से 78 AD से शुरू हुआ था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है भाई सही विकल्प का चयन करना है आपको। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भाई भारत में ग्रीक आक्रमणकारी के बाद कौन आया था, तो भाई शक और हून आया था, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो बरस मैं लिख दूँ क्या, लिख ही देता हूँ। देखो भाई भारत पर ग्रीक आक्रमणकारियों के बाद कौन आया था, तो पहलव आया था। यहाँ पे लिख देता हूँ, पल्लव जिसे बोलते हैं ना। अभी मैं आपको क्रम इसलिए बताया था, पल्लव कई बार ना पार्शियन देता है, पार्थियन, उसके बाद शक, उसके बाद कुषाण, तो ये क्रम भी कई बार देता है। और देखो ये आपको डेटा माइंड में रखना चाहिए। तो भारत में पुष्यमित्र शुंग ने शासन मतलब कि पुष्यमित्र के शासनकाल में एक नाम आपने जरूर सुना होगा, डेमेट्रियस का, इन्होंने आक्रमण किया था। अभी कुछ देर पहले बताया। तो ये कुछ बेसिक डेटा आपको माइंड में रखना है। अगला है फ्रेंड्स, आप लोगों का देख सकते हो, पर्याग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था, चूंकि चैप्टर का नाम है गुप्त और गुप्तोत्तर साम्राज्य। आइए देख लेते हैं। तो बिल्कुल हरिसेन का नाम जरूर आपने सुना होगा। देखो 2023 में ये प्रश्न तो पूछा गया ही है, साथ में ये BPSC में 69 में भी पूछा गया था, 68 में भी पूछ लिया गया था और 67 में भी पूछ लिया गया था। तो इतना इंपॉर्टेंट है और ये NCERT का डायरेक्टली क्वेश्चन है। तो पर्याग प्रशस्ति अभिलेख है ना, इसके रचनाकार पूछ दिया है कौन था, तो हरिसेन का नाम आपने जरूर सुना होगा। अच्छा दोस्त, मैंने आप लोगों को यहीं पे जो है ना संगम काल भी पढ़ा दिया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, जिसमें चेर, चोल, पांडव, जो कि हर एक बुक में नहीं मिलेगा। मैं आपको डायग्रामिकली सब कुछ पढ़ा दिया हूँ। तो आप लोग क्या करिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। तो एग्जामिनर पर ये भरोसा मत करिएगा कि सिर्फ यही क्वेश्चन आएगा, इसलिए तो मैं छोटे छोटे नोट्स दिया हूँ ताकि आप बार बार रिवीजन कर सको, ठीक है ना। उसके बाद आगे जाना है और यहीं से गुप्त साम्राज्य शुरू हो जाता है आप लोगों का, यहाँ पे देख सकते हो नोट्स में। और देखो डायग्रामिकली मैं बार बार इन चीज़ों पर जोर देता हूँ ताकि आप जाकर रिवीजन करो। और देखो जो लोग खुद से तैयारी कर रहे हैं, तो मैं जो टॉपिक फ्रेंड्स यहाँ पे करवा रहा हूँ उस टॉपिक को जाकर आप रिवीजन कर लीजिए। कोई भी बुक को पढ़ रहे हैं ना, तो वहाँ से जाके आप रिवीजन करिए मल्टीपल टाइम। तो गुप्त वंश आप जैसे ही पढ़ते हैं तो श्री गुप्त इनके संस्थापक होता है, आप सबको पता ही होना चाहिए। उसके बाद घटोत्कच आता है, चंद्रगुप्त ये प्रथम है, समुद्रगुप्त आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय आता है, ये कुमारगुप्त आता है, स्कंदगुप्त आता है, विष्णुगुप्त आता है। और ये सब के बारे में आपको थोड़ा सा क्या करना है, सरसरी निगाहों से। और मैं जो ये वीडियो दिया हूँ आप लोगों को ये वीडियो जो दिया हूँ, तो उसमें मैं बहुत अच्छे से कंप्लीट एनालिसिस के साथ और ट्रिक से याद करवा दिया है ना। तो गुप्त वंश आपको पता है कि ये कुषाण लोगों का सामंत थे। अब सामंत क्या होता है तो आप लोग समझ ही रहे हैं, मैं बहुत कायदे से पढ़ा चुका हूँ ना। गुप्त वंश के संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त, और इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण किया था, है ना, श्रीगुप्त। जानकारी कहाँ पे मिलता है, तो ताम्रपत्र अभिलेख से ये जानकारी मिलता है।
और इनके बारे में कई सारी अवधारणा भी है, यहाँ पे आप देख सकते हो श्रीगुप्त। उसके बाद इनके जो प्रमुख शासक था चंद्रगुप्त प्रथम, बहुत पूछता है यहाँ से चंद्रगुप्त प्रथम से क्वेश्चन, है ना, चूंकि इन्होंने गुप्त संवत भी शुरू किया था। इन्होंने देखा जाए तो अपने शासन व्यवस्था को आप देखेंगे इसके बारे में, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में तो बहुत विस्तार किया था। चांदी के सिक्के का प्रचलन इसके समय में बहुत था। उसके बाद समुद्रगुप्त को आपको देख लेना है यहाँ पे, मैं इसलिए देखो हरिसेन अभी जो अभी आपने देखा ना क्वेश्चन पे, तो ये समुद्रगुप्त का नाम अभी आपने देखा। और इसका जो शासनकाल था 335 AD में ये शासक बनता है समुद्रगुप्त। और इन्होंने कई सारे जो है इन्होंने अपना उपाधि धारण किया, जैसे पराक्रमांक, है ना, अश्वमेधकर्ता, परम भागवत, कविराज, ये सब का उपाधि इन्हें दिया गया है। तो प्रश्न पूछता है, और लगभग ये 20 शासकों को पराजित किया था। कौन? तो ये समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का नेपोलियन इसे ही कहा जाता है, समुद्रगुप्त को, है ना। और इसी के दरबारी कवि था हरिसेन, बहुत इंपॉर्टेंट है हरिसेन, अभी जो आपने देखा। तो इलाहाबाद में आप सबको पता है कि इलाहाबाद के पर्याग प्रशस्ति की रचना हरिसेन के द्वारा ही किया गया था। इसमें कौन से भाषा में किया गया? तो संस्कृत भाषा में। लिपि कौन सा है? ब्राह्मी। और ये चंपू शैली में, इस इलाहाबाद का जो पर्याग प्रशस्ति अभिलेख है इसका जो है रचना चंपू शैली में किया गया है, ठीक है ना। सिक्कों पर बिना वादन का जो है ये तस्वीर जो मिलता है ये समुद्रगुप्त के बारे में मिलता है। तो इसी से पता चलता है कि ये संगीत प्रेमी था। ये सब आपने बहुत कायदे से पढ़ चुका है। देखो यहाँ पे मैं एक ही जगह एक लाइन में सब कुछ लिख दिया हूँ, ताकि एक बार आप रिवीजन करते जाओ, माइंड में सेट होते जाएगा। उसके बाद समुद्रगुप्त का जो एरन अभिलेख है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी पत्नी दत्त देवी थी, और यहीं से पता चलता है कि एरन अभिलेख से कि समुद्रगुप्त का जो है ना भोगनगर था। आपको बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है। उसके बाद यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय आता है, और यह है समुद्रगुप्त का एरन अभिलेख, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय को भी देख लीजिएगा, इनका वैवाहिक संबंध को देख लीजिएगा। उसके बाद इसी के समय में चीनी यात्री फाहियान आया था। देखो सारे की पॉइंट लिख दिया हूँ, है ना, आप देख सकते हो। और इसी के समय में जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में नवरत्न रहते थे उज्जैन में, जैसे कालिदास, धनवंतरी, बड़ा महिर, अमर सिंह, है ना, छपक, शंकु, वेताल भट्ट। उसके बाद है ना घटपर्णक, ये बहुत बड़े जो घटपर्ण थे ना, ये बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे। और वर रुचि था, ये कहीं ना कहीं व्याकरणचार्य थे। तो ये नवरत्न इसमें कौन कौन था? प्रश्न पूछता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न जो है उज्जैन में था, तो भाई उसमें से कौन था कौन नहीं था? तो ये नवरत्न थे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे इसके नवरत्न का मैं तस्वीर भी लगा दिया हूँ। और देखो ये जानकारी कहाँ पे मिलता है? देखो विशाख दत्त द्वारा रचित देवी है ना चंद्रगुप्तम के अनुसार समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त शासक बनता है, और यहीं पे जो है आपको दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे कुमारगुप्त प्रथम को देख लेना है, यहाँ पे तस्वीर है। स्कंदगुप्त को देख लेना है, यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है। उसके बाद भानुगुप्त, ये गुप्त साम्राज्य में बात कर रहा हूँ, है ना। उसके बाद यहाँ पे गुप्तकालीन जो है राजनीतिक व्यवस्था को एक बार सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा। प्रश्न पूछता है ना, भुक्ति क्या था, विषायक क्या था, पेट क्या था, ग्राम क्या था, है ना, और इनके जो चलाने वाले लोग थे किस नाम से जाना जाता था, बहुत पूछता है ना। उसका जो है केंद्रीय प्रशासन आपको लुसेंट में थोड़ी ये सब मिलेगा, ये ऑलरेडी छांट के दिया हूँ, और यहीं से तो क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। प्रांतीय प्रशासन इसका देख लेना है भाई आपको, मैं बार बार कर रहा हूँ, पहले वीडियो देखिएगा, ठीक है ना, उसके बाद नोट्स को पढ़िएगा। गुप्तकालीन समाज यहाँ पे आपको एक बार सरसरी निगाहों से देख लेना है। ये सब आपको क्या करना है, मल्टीपल टाइम रिविजन कर लेना। गुप्तकालीन जो धर्म था यहाँ पे आप देख सकते हो। गुप्तकालीन साहित्य जो कि स्वर्णयुग के नाम से प्रसिद्ध है, उसको थोड़ा सा आपको सरसरी निगाहों से देख लेना है। तो ये कंप्लीट करने के बाद गुप्तकालीन वास्तुकला आपको थोड़ा सा देख लेना है ना। उसके बाद अलग अलग जो अभिलेख है, खासतौर पे एरन, है ना, उसके बाद यहाँ पे सांची का मंदिर बहुत पूछता है, ये कहाँ पे है ना। तो ये सब प्रश्न पूछ लेता है। स्ट्रैटेजी क्या बोलते हैं ना कि सर कहाँ से करें, यहीं से करना है, अलग से नहीं आता है। उसके बाद गुप्तकालीन और प्रौद्योगिकी, गुप्तकालीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी बहुत पूछता है, ऐसे क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा। बड़ा महिर को एक बार पढ़ लीजिएगा, यहीं पे लाइन में तो है ही। ब्रह्मगुप्त को एक बार देख लीजिएगा, जो चिकित्सक थे धनवंतरी, उसके बारे में यहाँ पे लिख दिया हूँ, एक बार देख लीजिएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे शुरू हो जाता है पुष्पभूति वंश। तो आशा करते हैं ये सारे लाइन आप कवर करेंगे। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो अभी मैं बताया हूँ, तो बिहार दरोगा के एग्जाम 2023 में पूछ लिया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा चीनी यात्री, लो आ गया ना, कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था? और ये देखो 2021 में पूछा गया है, दरोगा के एग्जाम में पूछा गया है 2021 में, बताइए। तो बिल्कुल जो लोग यहाँ पे आंसर टिक कर रहे हो मेरे भाई, डी फाहियान, अभी आपने देखा ना, तो भाई फाहियान आया था, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया है, और इसने बौद्ध धर्म या फिर बौद्ध ग्रंथों की प्रमाणिक प्रतियों की तलाश में भारत की यात्रा किया था। हैंडसोंग की बात कर ले तो हैंडसोंग और हौ से हर्षवर्धन के समय में आया था 7वीं सदी में। तो ये प्रश्न घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। खैर आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि राजपूत काल में निम्नलिखित में से कौन सी नवीन जाति प्रमुखता में आई है, ये पूछ रहा है। कितने लोग बता सकते हो? बिल्कुल जो लोग, कायस्थ हो जाएगा, है ना, कायस्थ, है ना। देखो राजपूत काल में कायस्थ नवीन जाति प्रमुखता में आई। इस जाति का सर्वप्रथम वर्णन
याग बल्लभ स्मृति है ना, याग बल्लभ स्मृति उसमें मिलता है। और इस जाति की उत्पत्ति कहा जाता है कि गुप्त काल में बंगाल से मानी जाती है, गुप्त काल में कष्ट को, है ना। तो ये कष्ट थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फाहियान। देखो फाहियान है ये, तो फाहियान किसके शासनकाल में था? और ये देखो ऑलरेडी 2001 के दरोगा में पूछा था, 2021 में भी पूछा है क्वेश्चन घुमा फिरा के। तो कौन हो जाएगा आंसर? बिल्कुल बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, अभी आपने देखा था ना। तो ये प्रश्न पूछता है। तो फ्रेंड्स फाहियान का ध्यान रखिएगा। फाहियान भारत की यात्रा पर आने वाला पहला चीनी भिक्षु या यात्री अनुवादक, जिसका लक्ष्य था बौद्ध ग्रंथ को एकत्रित करके चीन ले जाना था, इसका मेन उद्देश्य। उसकी यात्रा के समय था, कहा जाता है, देखो हालांकि अलग अलग बुक में अलग अलग मिलता है फाहियान का, लेकिन ये 402 आपको ओल्ड एनसीईआरटी मिलेगा, जो 402 ईस्वी में भारत में गुप्त राजवंश किसके समय में? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत में आता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है भाई, लो फिर से आ गया, गुप्त राजवंश के संस्थापक। देखो ये ऑलरेडी 2002 में दरोगा की एग्जाम में पूछा गया है। तो गुप्त राजवंश की स्थापना किस सन में हुआ था, कौन से साल में हुआ था, ये पूछ दिया है। तो देखो भैया 320 ईस्वी, ध्यान रखना 320 ईस्वी में हुआ था। गुप्त राजवंश की स्थापना पूछ रहा है, मुझे पता है आप लोग क्या कर रहे हो। तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? गुप्त वंश के संस्थापक आप ये सर सूर्यगुप्त है। कब किया था? तो 240 से लेके 280 ईस्वी था। जबकि इस वंश का वास्तविक संस्थापक देखा जाए ना, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक ये चंद्रगुप्त द्वितीय को जाता है, सॉरी चंद्रगुप्त प्रथम को, माफी चाहता हूँ, चंद्रगुप्त प्रथम था। और वह जो है 310 ईस्वी में, कब? तो 310 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करता है और महाधिराज की उपाधि धारण किया। और इसने गुप्त संवत की शुरुआत किया था 319 में, ठीक है। तो ये भी प्रश्न पूछता है घुमा फिरा के। तो ये प्रश्न किस सन शुरू हुई थी, ये गुप्त राज्य की स्थापना किस सन? तो ये आंसर ए टिक कर देना है। चलो अगला क्वेश्चन है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कितने लोग बता सकते हो? नालंदा, तो बिल्कुल यहाँ पे कुमार गुप्त है भाई, आपको पता होना चाहिए। तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त था। और यह बिहार के नालंदा जिला में है, नालंदा विश्वविद्यालय, आपको पता होना चाहिए। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। आगे बढ़े। अब देखो दरोगा के एग्जाम में 2008 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी थी, है ना। तो अवंती की राजधानी कहाँ थी भाई? कितने लोग बता सकते हो? बिल्कुल यहाँ पे उज्जैन जो लोग टिक कर रहे हो भाई, उज्जैन ही था, उज्जैन ही राइट आंसर हो जाएगा। ये भी 2018 में पूछा गया था। आगे बढ़ जाते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ, देखो आगे ना, और खगोल शास्त्री कौन था? अभी आपने देख लिया, अभी मैं कुछ सेकंड पहले अभी दिखा रहा था ना। तो बिल्कुल यहाँ पे आर्यभट्ट हो जाएगा राइट आंसर। मुझे पता है कुछ लोग इधर उधर कर रहे हैं, भैया आर्यभट्ट आंसर हो जाएगा। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री कौन था? आर्यभट्ट था। देखो आर्यभट्ट प्राचीन भारत के सबसे महान खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ, मैं एक शब्द बोला हूँ, प्राचीन काल के खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे आर्यभट्ट। सर्वप्रथम इन्हीं ने पृथ्वी के आकार के बारे में बताया, आर्यभट्ट ने ही। और इनके द्वारा रचित 3 ग्रंथ बहुत पूछता है, कौन कौन सा, जरा सा देख लीजिएगा। आर्यभट्ट के द्वारा जो 3 ग्रंथ लिखा गया है, कितने लोग बता सकते हो तीनों ग्रंथ का नाम? चलो लिख देता हूँ, 10 गीतिका, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला है, यहाँ पे लिखता हूँ फ्रेंड्स, पहला है, इसका नाम है 10 गीतिका, 10 गीतिका। दूसरा है आर्यभट्टियम, जो कि इसके नाम से ही है। और तीसरा जो है, जो कि बहुत पूछता है, कितने लोग बता सकते हो तीसरा खगोल विज्ञान, आपको पता है ना भाई, खगोल विज्ञान ये था। तो प्रश्न पूछता है, माइंड में रखिएगा। आगे बढ़ते हो, ये 2011 के दरोगा 18 में दरोगा एग्जाम में पूछ लिया गया था क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में गुप्त शासकों में किसने, अब देखो क्या बोल दिया, अश्वमेध यज्ञ संपादित करवाया था। अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया था? ये पूछ दिया भैया, बिल्कुल समुद्रगुप्त ने करवाया था। देखो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र आता है समुद्रगुप्त, शासक बनता है। और उसके समय में गुप्त साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार होता है समुद्रगुप्त के समय में। और समुद्रगुप्त के समय में अलग अलग क्षेत्र पे इन्होंने जो है विजय प्राप्त किया था। तो ये जानकारी हरिसेन का जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, मैं आपको बोला हूँ, तो वहीं पे ये जानकारी मिलता है। और इसके समय में ही अश्वमेध यज्ञ किया था। तो बहुत प्रश्न पूछता है ये सब। आगे बढ़ते हो, 2020 में प्रश्न दरोगा के एग्जाम में पूछ लिया गया था। विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने प्रारंभ किया? लो भाई, विक्रम संवत से भी आ गया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने, अभी आपने देखा। तो विक्रम संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, और ये जो हुआ था कब? 57। तो भाई 57 ईसा पूर्व में हुआ था विक्रम संवत की शुरुआत, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और विक्रम संवत ग्रेगोरियन कैलेंडर से संबंधित है, आपको पता होना चाहिए भाई।
20 में दरोगा एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया गया है। महाधिराज की उपाधि अपनाने वाला प्रथम गुप्त शासक था। दोस्त देखो गुप्त शासक से कितने क्वेश्चन पूछा गया है, तो आंसर कितने लोग बताएंगे? बिल्कुल ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। देखिए फ्रेंड्स, महाधिराज की उपाधि अपनाने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम थे। चंद्रगुप्त प्रथम थे, चंद्रगुप्त प्रथम थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, और इसने कब, तो ध्यान रखना 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया। और गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, है ना। कुमार गुप्त ने क्या किया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, मतलब कि नींव रखा था। तो ये प्रश्न 3-4 को जो है ना बहुत पूछता है, एक बार फिर से रिपीट करिए, कितने लोग बता सकते हो? गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त, चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमार गुप्त ने करवाया था। तो ये सब आप ना बनाएंगे क्वेश्चन तो बन जाएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है, किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? लो भाई, गुप्त साम्राज्य का पतन हो जाएगा सी, हुन लोग जब आक्रमण किया था तब। तो हुनों के आक्रमण के परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, क्योंकि स्कंद गुप्त के उत्तराधिकारी कमजोर साबित हुआ था उस समय, और आक्रमणकारियों ने क्या किया, आक्रमण कर लेगा, क्योंकि मुकाबला नहीं कर पाएगा स्कंद गुप्त, तो इसी कारण से वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई? तो लो भाई, आगे विक्रमादित्य किसको दिया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय को। अभी मैं आपको बताऊँ ना। चलिए, गुप्त काल के, देखो ये ऑलरेडी प्रश्न पूछा गया है, मैं बार बार नहीं बोलूंगा किस एग्जाम में पूछा गया, आप लोग देख ही रहे हो, यहाँ पे नीचे में लिख दिया हूँ। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? तो देखो भाई, आर्यभट्ट, और ये ऑलरेडी 2010 में पूछा गया प्रश्न, है ना। तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। हर्ष ने अपनी राजधानी परिवर्तन किया था भाई, हर्ष ने अपनी राजधानी परिवर्तन कहाँ पे किया था? तो थानेश्वर से कन्नौज, थानेश्वर से कन्नौज। देखो हर्षवर्धन की बात करूँ फ्रेंड्स, तो इनका जो समय काल था 606 से लेके 647, और उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था ये, और इसने आर्यावर्त पर शासन किया। शशांक को पराजित करने के पश्चात हर्षवर्धन ने थानेश्वर से कन्नौज अपनी राजधानी कन्वर्ट कर लिया था, परिवर्तित कर लिया था, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। अगला प्रश्न है भाई, हर्षवर्धन के समय में होना चाहिए, समय में, अच्छा, हर्षवर्धन के साम्राज्य के, ठीक है, हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटन भारत आया था। देखो हौ से हर्षवर्धन, हौ से हैंसोंग में बताया था ना, तो हैंसोंग हो जाएगा। देखो हो गया काम खत्म। तो हैंसोंग हो जाएगा, हैंसोंग, जो कि फाहियान की तरह जो है हैंसोंग चीनी बौद्ध भिक्षु था, और 630 ईस्वी में भारत आया था, और 643 में लगभग आप देख सकते हो 13-14 साल तक जो है ये भारत में रहा। इन्होंने गंधार, कश्मीर, पंजाब, बनारस, गया, कुशीनगर का यात्रा किया, लेकिन भारत में उसका सबसे महत्वपूर्ण समय जो था वो कन्नौज में बिताया था हर्षवर्धन के समय में, हैंसोंग में। सीयूकी नामक पुस्तक इनके द्वारा ही लिखा गया। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था यही हैंसोंग के अनुसार क्या है भाई, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति जब हैंसोंग था भारत आया था, तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? शिलभद्र थे। फाहियान ने 399 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त के 399 से लेकर 402 भी रहता है, तो चंद्रगुप्त के काल में आया था फाहियान, तो है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है भाई, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी, लो भाई, कहाँ था? तो कन्नौज, इन्होंने कन्नौज स्थापित कर लिया था। तो हर्षवर्धन साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी, और यह वर्धन मतलब पुष्पभूति वंश का शासक था। हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर थी, लेकिन बाद में ये कन्नौज स्थानांतरित कर लिया था। अगला चैप्टर है फ्रेंड्स, तो देखो भाई यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, आपको जो फोकस करना है, अभी आपने देख लिया, तो गुप्त साम्राज्य से ज़्यादा क्वेश्चन था, है ना। उसके बाद मौर्य वंश से क्वेश्चन था, उसके बाद यहाँ पे बौद्ध धर्म और जैन धर्म से क्वेश्चन था, हड़प्पा सभ्यता से ज़्यादा क्वेश्चन था, है ना, जैन धर्म से क्वेश्चन था, मौर्योत्तर काल से क्वेश्चन था। तो यहाँ पे 7-8 चैप्टर जो है प्राचीन भारत के इतिहास को, जो कि अच्छे से पढ़ना है, अभी आपने देख लिया। तो PYQ से यही पता लगता है। तो इस चैप्टर को जाके आपको क्या करना है भाई, रिवीजन करना है। आपके पास शॉर्ट नोट्स है तो वहाँ से जाकर रिवीजन कर लो। अब यहाँ पे देखो दक्षिण भारत के जो है यहाँ पे राजवंश है, चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम। हालांकि ये जो नोट्स में है ये पुष्पभूति वंश, आपको इसे भी देख लेना है, ऐसे बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ऐसा गलती मत करिएगा, है ना। हर्षवर्धन के बारे में तो आपने देख ही लिया। हर्षवर्धन को बहुत अच्छे से पढ़ना है मेरे दोस्त, हर्षवर्धन को अच्छे से पढ़ना है ना। देखो यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है, अपने राजधानी कन्नौज बनाया था, सब कुछ। चीनी यात्री हैंसोंग आया था, देख सकते हो, इन्होंने पुस्तक लिखा था सीयू की, बहुत अच्छे से मेंशन कर दिया हूँ। जानकारी कहाँ पे मिलता है, यहाँ पे कश्मीर छोड़कर पूरे उत्तर भारत में ये भ्रमण किया था बेचारा, ठीक है ना। हर्षकालीन जो तथ्य है वो आपको देखना है। उसके बाद यहाँ पे
हर्षकालीन प्रशासन बहुत पूछता है यहाँ से क्वेश्चन, टफ करेगा तो यहीं से क्वेश्चन उठा के। उसके बाद यहाँ पे दक्षिण भारत के प्रमुख जो राजवंश है जिसका क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा, तो देखो पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट और चालुक्य वंश। तो कल्याणी का चालुक, वातापी और वेंगी के चालुक को पढ़ना है। पल्लव वंश में देखो क्या क्या पढ़ना है, महेंद्र वर्मन प्रथम है, नरसिंह वर्मन और महेंद्र वर्मन, ये सब वर्मन को आपको देखना है, देख सकते हो मैं डिटेल में लिख दिया हूँ, ठीक है ना। तो ये कहाँ मिलेगा, लुसेंट फुसेंट में। चोल वंश है ना, इस तरीके से आपको ये बहुत ज़्यादा नहीं है, एक पेज में पूरा कंप्लीट करवा दिया, क्वेश्चन इसके बाहर जाता ही नहीं, इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ, पहले वीडियो उसके बाद PDF, है ना। ये सारे फैक्ट्स भी मेंशन कर दिया हूँ, तो उसको देख लेना है। राष्ट्रकूट वंश को भी देख लेना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। चूँकि राष्ट्रकूट वंश से आपको पता है ये पहाड़ी, सभी लोग जानते हो ना, गुफा, पहाड़ी नहीं कहूँगा, गुफा, एलोरा की गुफा, एलिफेंटा की गुफा, यही सब है, देख लो, है ना, तस्वीर में यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये सबको एक बार अच्छे से देख लेना, मैं सारे की पॉइंट लिख दिया हूँ, तो आपको सरसरी निगाहों से चालुक्य वंश को देख लेना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आपको सरसरी निगाहों से सेन वंश को एक बार देख लेना है सरसरी निगाहों से, और राजपूत वंश की उत्पत्ति यहीं से शुरू हो जाता है, गुर्जर प्रतिहार वंश, है ना। ये यहाँ से क्वेश्चन एक का दो का क्वेश्चन पूछता है, एक बार देख लेना, बहुत ज़्यादा नहीं है, देख सकते हो ना, वही वो इतना ही लिखा हूँ जितना जरूरत है। उसके बाद यहाँ पे चौहान या चौहान वंश पूछता है यहाँ से क्वेश्चन, है ना। देखो एक ही है ना, 4-5 लाइन है उसमें पूरा कर दिया हूँ बस। परमार वंश को देख लेना है एक बार, देखने में क्या, और मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ तो एक दूसरे से लिंक करके, वीडियो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं है, एक दूसरे से लिंक करके देख लेना। सोलंकी अथवा गुजरात के जो है चालुक्य वंश आप यहाँ पे देख पा रहे हो, उसको देख लेना, और ये कंप्लीट हो जाएगा आप लोग का प्राचीन भारत का इतिहास। तो चलिए अब मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है, जरा सा देख लो कि रथ पेगोडा का निर्माण किस शासक ने करवाया था। ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिख जाएगा, तो बी हो जाएगा पल्लव वंश, अभी आपने देखा था ना, तो आंसर क्या होगा, पल्लव। देखो महाबलीपुरम के, देखो भाई यहाँ पे लाइन में मैं लिख दिया हूँ, अरबों के आक्रमण के समय पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था, उसने कांची के जो है कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, और जिसे जो है राजेश्वर मंदिर कहा जाता है। और ये जो अभी आपको क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे आप देख लो, है ना, यहाँ पे ये वाला है लाइन देख सकते हो, यहाँ पे लिख दिया महाबलीपुरम, जिसे आपको पता है कि यहाँ पे रथ कहा गया है ना, रथ पेगोडा बोल सकते हो, महाबलीपुरम के एक रथ को मंदिर जिसे रथ कहा गया था, तो इनका निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा करवाया गया था। तो उतना ही की पॉइंट लिखा हूँ जो एग्जाम में पूछा था, और ये NCERT का लाइन है सब, तो एक बार इसे सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा, हालांकि इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मैं दे दिया हूँ, तो माइंड में रखिएगा। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका आंसर बी हो जाएगा, है ना, पल्लव वंश हो जाएगा। चलो, तो महाबलीपुरम रथ मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था, और यह मंदिर एकास्मक पत्थर से निर्मित है, और यह एक शिला पर स्थित मंदिर है जो एक पत्थर को काट कर बनाया गया है। महाबालेश्वर या फिर महाबलीपुरम, माफी चाहता हूँ, महाबलीपुरम मंदिर। इस मंदिर को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था 1984 ईस्वी में, ये भी पूछ लेता है, 1984 ईस्वी में विश्व विरासत धरोहर स्थल में रखा गया। अगला क्वेश्चन है, तंजौर के राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया। देखो आ गया वो भी क्वेश्चन, बताइए। तो बिल्कुल ये हो जाएगा, राज प्रथम के द्वारा करवाया गया था। देखो भाई मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, जब आप चोल वंश पूरा करोगे ना, तो यहीं पे देखो राज प्रथम सारे की पॉइंट्स लिख दिया हूँ, और देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा राज प्रथम ने शैव धर्म को फॉलो कर रहा था, शैव धर्म के अनुयायी था, तो तंजौर के राजेश्वर मंदिर का निर्माण यहीं करवाया था। तो देख सकते हो ये सारे पॉइंट इसके बारे में जो महत्वपूर्ण है वो लिख दिया हूँ, जो कि बुक में हर जगह नहीं मिले। ठीक है फ्रेंड्स, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगकोंड चोलपुरम का निर्माण करवाया था। लो वही क्वेश्चन फिर से आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, है ना, राजेंद्र प्रथम ने। अभी आपने देखा ना, देखो ये भी दरोगा के एग्जाम में पूछा गया था, इससे पहले वाला क्वेश्चन ऑलरेडी 2023 में ही दरोगा के एग्जाम में पूछा गया था, है ना। तो देख सकते हो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है ना। तो क्या होगा, बिल्कुल इसका डी हो जाएगा भाई, एक संगठित स्थानीय स्वशासन में। और देखो ये प्रश्न पूछा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित किया और इसका नाम गंगेकोंड चोलपुरम रखा। बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ये राजेंद्र प्रथम ने, अभी आपने देखा वहीं पे सब कुछ है, ध्यान रखिएगा। तो चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के पाल शासक महिपाल को हराने के बाद गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण किया था और कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित किया और इसका नाम रखा गंगेकोंड चोलपुरम रखा। और नई राजधानी के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण यही राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में होता है, चोल वंश का। तो बस आशा करते हैं, देखो 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था, राष्ट्रकूट का। तो अभी आपने देखा दंतेदुर्ग राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो दंतेदुर्ग था भाई। तो राष्ट्रकूट दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश था, इसका संस्थापक दंतीदुर्ग या दंतीवर्मन भी रहता है, तो दंतीवर्मन था। दंतीदुर्ग ने या फिर दंतीवर्मन ने 753, ये डेट थोड़ा सा ध्यान रखना, 753 ईस्वी में चालुक्य शासक कीर्तिमान को पराजित कर स्वतंत्र राज्य की नींव रखी थी
और इन्होंने मान्यखेत की अपनी राजधानी बनाया था। किसको? मान्यखेत इसका जगह का नाम ही है, तो वहीं पे इनका राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है दोस्त, चालुक्य वंश की, मैं क्या बोल रहा हूँ, चालुक्य वंश की राजधानी, वही आ गया फिर से, 2 बार लिख दिया क्या? तो चालुक्य वंश की राजधानी थी, तो ये वतापी था, है ना। देखो चालुक्य वंश की राजधानी वतापी था। एक मिनट रुक जाओ, लिख देता हूँ कुछ वंश का राजधानी, और यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो भाई, चालुक्य वंश की राजधानी चालुक्य वंश की राजधानी जो था ये वतापी था। पल्लव का ये पूछ लेता खाली, पल्लव की राजधानी, ये क्रम में सजाने के लिए देगा, है ना। तो ये कांची था भाई, पल्लव की राजधानी कांची था। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत था। और वर्धन वंश की राजधानी जो था वो कन्नौज था। कहाँ पे? कन्नौज। कन्नौज था, कन्नौज में से होगा, कन्नौज था। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला चैप्टर है भाई सीमावर्ती राजवंश। इसमें जो छोटे छोटे भी राजवंश था ना वहीं पे है। देखो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है 2019 में दरोगा में। तो कह रहा है कि ये कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किस इतिहास से है? तो बिल्कुल इसका जो आंसर हो जाएगा भाई बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर से। देखो कारकेट राजवंश कश्मीर का एक राजवंश था और इसकी स्थापना दुर्लभ वर्मन या फिर दुर्लभ वर्धन ने किया था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक ललितादित्य होता है और इस वंश ने कश्मीर पर कब, तो ये डेट थोड़ा सा लिख देता हूँ, 598 से 855 तक, 855 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है। अगला सेक्शन है आप लोगों का प्राचीन कालीन स्थापत्य कला, चित्रकला और संगीत कला से संबंधित क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। देखो भाई ये बहुत पूछता है, रट लेना, ये चीज़ें मैं बार बार कह रहा हूँ, हर जगह नहीं मिलेगा। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मूर्ति निम्नलिखित में से संबंधित है। किसका है ये एलिफेंटा का गुफा? आपको पता है ना, बिल्कुल ये राष्ट्रकूट का है। देखो भाई एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मूर्ति ना राष्ट्रकूट से संबंधित है। एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र राज्य में है, आपको पता होना चाहिए। और इन मूर्तियों में देखा जाए तो त्रिमूर्ति, जिसमें शिव की मूर्ति सर्वाधिक लोकप्रिय है। और एलिफेंटा गुफा को मैं बात कर लूँ, एलिफेंटा की गुफा को, तो ये कब, तो 1987 ईस्वी में विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अजंता एलोरा, बहुत पूछता है, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? बता सकते हो ना सभी लोग? बिल्कुल, आप औरंगाबाद जिला कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। देखो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास। कौन सा नदी? तो एक नदी का नाम आपने जरूर सुना होगा, एक नदी का नाम आप जरूर सुना होगा भाई, इसका नाम है वाघोरा नदी के पास सह्याद्री पर्वतमाला है ना, पश्चिमी घाट जिसको कहते हो, तो वहीं पर जो है ना चट्टान को काट कर गुफाओं का एक श्रृंखला के रूप में स्थित है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र की सह्याद्री पर्वतमाला में अजंता की गुफाएं से लगभग 100 किलोमीटर दूर पर स्थित है। अजंता गुफाएं में 30 बौद्ध गुफाएं हैं, जबकि एलोरा गुफा में 34 गुफाएं समूह है, जिसमें 17 हिंदू है, 12 बौद्ध है और 5 जैन है। तो एलोरा और अजंता के लेकर डाउट नहीं होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें डिटेल में लिख दिया हूँ बुकलेट में, पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भाई गंधार कला मिश्रण थी, तो गंधार कला में किसका मिश्रण है भैया? कितने लोग बता सकते हो? बिल्कुल ए, तो मूर्तिकला की भारतीय और यूनानी शैलियों का, है ना, आंसर क्या होगा? ए। फ्रेंड्स, गंधार कला मूर्तिकला की भारतीय और यूनानियों शैलियों का मिश्रण थी। यूनानी कला के प्रभाव से देश के खासतौर पे पश्चिमोत्तर देशों में इस कला का जो है नवीन शैली का उदय होता है। और गंधार कला शैली जिसे कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए, यह विशुद्ध रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है। कितने लोगों को पता था? मुझे पता, आप सबको पता है ना। और तक्षशिला कपिशा इस क्षेत्र में इनका प्रमुख जो है मुख्य केंद्र भी था, तो माइंड में रखिएगा। अगला चैप्टर है दोस्त यहाँ पे राजपूत। अगला चैप्टर है भाई राजपूत राजवंश, है ना। तो कह रहा है कि अनिमेष लोचन चैतन्य तीर्थ विहार किस जिले में स्थित है? लो ये क्वेश्चन ये गया जिला में पड़ता है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लो। देखो भाई अनिमेष लोचन चैत्य, नाम से ही है चैत्य तीर्थ, मतलब कि कौन धर्म से संबंधित होगा? बौद्ध धर्म से, है ना। तो भाई ऐसे भी क्वेश्चन को पकड़ सकते हो। तो अनिमेष लोचन चैतन्य तीर्थ विहार भगवान बुद्ध के ज्ञानोदय प्रक्रिया से जुड़े प्रमुख स्थल में से एक है, जिसका अर्थ है खुली आंखें। यह बिहार के गया जिला में है और माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपने ज्ञानोदय के दूसरे सप्ताह को देखा जाए तो बीता था, और 7 दिनों तक जो है बिना पलक झपकाए बौद्ध वृक्ष को देखते रहे महात्मा बुद्ध। तो इसलिए गया जिला में आप ध्यान रखिएगा।
राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? भाई लो आ गया राजा भोज, ऑलरेडी नोट्स में है, बहुत कार्य से पढ़ाया हूँ, तो बिल्कुल आंसर भी हो जाएगा, परमार वंश से संबंधित। देखो राजा भोज परमार वंशीय एक प्रतापी शासक थे और इस वंश के संस्थापक उपेंद्र राज अथवा कृष्ण राज था। प्रारंभ में इस वंश की राजधानी उज्जैन थी और बाद में जो है राजधानी को धार जगह है तो वहाँ पे स्थानांतरित किया गया था। परमार वंश का 8वां राजा वकपति मुंज और वाकपति मुंज के भतीजा भोज था। राजा भोज का नाम आपने जरूर सुना होगा, जो कि राजा भोज बहुत प्रतापी शासक था। अगला सेक्शन है दोस्त प्राचीन कालीन विविध। आइए देख लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है तो कि ड्रेकॉन के जो है कानून किस सभ्यता से संबंधित है? तो बिल्कुल यहाँ पे बी हो जाएगा, ग्रीस मतलब यूनान से। अगला क्वेश्चन है क्यूनीफॉर्म शब्दावली संबंध है भाई किससे है? तो ये सी हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए मेसोपोटामिया लेखन से है, तो मेसोपोटामिया लेखन हो जाएगा, ये कला नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये आप लोग का कंप्लीट हो गया। और देखो भाई इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दिखेगा, तो ये बुकलेट को आप प्रिंट आउट करवा लीजिएगा और सबको रिवीजन कर लीजिएगा ना। यहाँ पे बहुत कायदे से दिया हूँ, तो आपको भी यहाँ भी टॉपिक वाइज सब कुछ दिखेगा, ऐसा नहीं कि भी वहाँ पे सिर्फ आपको क्वेश्चन में दिखेगा। ऑलरेडी जैसे आप देखोगे 16 महाजन पद पढ़ोगे तो सबका राजधानी सब यहाँ पे लिख दिया हुआ है ना, तो ये सब ऑलरेडी आपको बुकलेट में भी है। तो आप ये क्या करना, पहले वीडियो को देखना, उसके बाद बुकलेट को मल्टीपल टाइम रिवीजन करना, और जो आपको नोट्स हैं जो आप लोग बैच में हो वहाँ पे नोट्स से रिवीजन कर लेना। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, जो सब्जेक्ट पढ़ा दे रहा हूँ और सारे सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स अगला जो सेक्शन आएगा मेडिवल हिस्ट्री का, वो आज ही नहीं तो कल अपलोड हो जाएगा, वो भी वीडियो बहुत ही जल्दी हम लोग शूट कर लेंगे ना। आपके एग्जाम से 1 महीना पहले सब कुछ कंप्लीट करवा दूंगा, ताकि 1 महीना तक आप लोग क्या करो, बार बार रिवीजन कर लो सारे सेक्शन को, है ना। अगर इतना कर लेते हो, और टेस्ट भाई आप ना अभी से डेली 2 टेस्ट कोशिश करो, दिन में 2 टेस्ट लगा रहे हो, और अच्छी बात है मैं एक तो खुद करवा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा टेस्ट सर्वोत्तम है, क्योंकि हम आपके लिए जो काम कर रहे हैं बहुत मेहनत करके। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा भी मनोबल बढ़ता है, क्योंकि हम आपके लिए इतने मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा आँख में पानी है कि नहीं आप लोगों को, बड़ी कंजूसी आप लोग करते हो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।